हे गाइस, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग बोलेंगे क्योंकि नाइट में जाते टाइम बोलेंगे। तो दोस्तों नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विन क्लासेस पर। और दोस्तों शुरुआत करते हैं क्लास की, है ना। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चंस हैं और इसके अलावा थोड़े मिक्सअप क्वेश्चंस हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बुलेटिन एक्सप्रेस है तो बुलेट की तरह ही चलेंगे बिल्कुल। तो बताओ रेडी हैं कि नहीं है, और रेडी हैं तो फटाफट से आ जाइए और जो है अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए, ठीक है। तो ये सारी कहानी रहेगी। इसी के साथ ही आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो है वो भी आपके स्क्रीन पर बिल्कुल लेकर आते हैं। क्वेश्चंस कहीं के हैं दोस्तों, सभी को पता है, मैम ऑब्वियस है साइंस के हैं। और इसके अलावा जो सबसे मुख्य और उम्दा और महत्वपूर्ण बात है वो ये है दोस्तों कि क्या की क्वेश्चंस बहुत बढ़िया हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। और समय की भी बात करेंगे क्योंकि इस बार क्योंकि समय की बात करेंगे तो समय भी बहुत आवश्यक है। तो ये लीजिए, घड़ी जी को भी बुला लेते हैं, आ जाइए। और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों जो विजेता रहेगा वीकेंड पे हम उसको जो है कुछ स्पेशल करने वाले हैं। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि दोस्तों आपको 15 सेकंड में सही प्रश्न का सही जवाब देना है, 15 सेकंड में। और जो पर्सन सही जवाब सबसे पहले देता है वही जो है हमारे विजेता रहेंगे। 7 दिन तक लगातार जिस व्यक्ति का नाम विजेता की लिस्ट में शामिल होगा उस व्यक्ति के लिए कुछ स्पेशल होगा। इसी के साथ ही 15 सेकंड हो चुके हैं। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्योंकि ये तो बोलने में निकल गए। चलिए तो देखो दोस्तों क्या बोला जा रहा है कि द्रव दाब निर्भर करता है। सभी को आ जाना है, सभी को आ जाना है। द्रव दाब निर्भर करता है। तो एक बार फिर से 15 सेकंड शुरू कर लेते हैं कि द्रव दाब निर्भर करता है। द्रव का जो प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड करता है दोस्तों? केवल द्रव की गहराई पर निर्भर करता है, केवल द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, या फिर गुरुत्वीय त्वरण पे। और आपका समय जो है वो समाप्त होता है। और दोस्तों बहुत बढ़िया कि गहराई पर भी निर्भर करेगा, उसकी डेंसिटी पर भी निर्भर करेगा, और साथ में जो है वो गुरुत्वीय त्वरण माने कि एक्सेलरेशन पर भी जो है वो डिपेंड करेगा। मतलब कि तीनों चीज़ों पर जो है वो द्रव का दाब जो है वो निर्भर करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन आपसे जो है वो क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शांत द्रव में सीमांत वेग माने की बात कर रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी की, कि गिरने वाले पिंड का त्वरण होगा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, शांत द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाले जो है वो पिंड का त्वरण जो है वो कैसा होगा। तो देखो, अगर शांत द्रव की द्रव में की बात करें तो सीमांत वेग पर जो कोई पिंड का गिरेगा भी तो उसका त्वरण जो है वो दोस्तों बेसिकली कितना हो जाएगा? शून्य जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं और आपका समय शुरू होता है अब कि मैडम केशिकात्व के कारण द्रव नली में चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण जो है वो कैसा होगा। तो द्रव जो है वो स्पर्श कोण कितने होने पर ही नली में चढ़ेगा? तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपका जो स्पर्श कोण है वो अगर न्यून कोण होता है तो ही आपका द्रव जो है वो केश नली के अंदर चढ़ेगा। केश नली माने कैपिलरीज की बात कर रहे हैं। ज़्यादा ये भी बड़ी दिक्कत रहती है हमारे सामने कि भाई हम दोनों मीडियम में क्वेश्चन नहीं लेकर आ पाते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि दोनों मीडियम में क्वेश्चन ले आ पाएँ, पर इसके लिए कोशिश जारी है बस अभी, है ना। तो क्या रहेगा दोस्तों? न्यून कोण रहेगा अगर स्पर्श कोण, तो जो है वो आपका क्या रहेगा? केश नली के अंदर द्रव जो है वो चढ़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? समय आपका शुरू हो चुका है कि 2 हीलियम 4 की बात करें। दोस्तों कितनी बात करें? 2 हीलियम 4 की बात कर रहे हैं और उसमें 28 मेगावोल्ट जो है वो क्या पाई जा रही है? ऊर्जा पाई जा रही है, जो कि बंधन ऊर्जा है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो है वो कितनी पाई जाएगी? दोस्तों एक न्यूक्लियन की मैं बात करती हूँ तो बंधन ऊर्जा जो है वो कितनी पाई जाएगी? 2 हीलियम किसकी बात करें? 4 की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आप प्रति न्यूक्लियन की बात करते हैं, प्रति न्यूक्लियन की बात करते हैं तो आपके पास कितनी बंधन ऊर्जा जो है वो इसकी होनी चाहिए? तो बता दीजिए फटाफट से। अगर आप प्रति न्यूक्लियन की बात करते हैं, बंधन ऊर्जा आपको दे ही रखी है, तो यहाँ पर इसकी बंधन ऊर्जा जो है दोस्तों कितनी हो जाएगी? 7 मेगावोल्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, बुलेट क्वेश्चन है, क्वेश्चंस का लेवल इसी तरीके से रहेगा, स्पीड में ही हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि ताप की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, ऊष्मागतिकी के किस नियम से जो है वो आपको मिलती है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से नियम से मिलती है। तो ऊष्मागतिकी का जो शून्य नियम है, ऊष्मागतिकी का जो शून्य नियम है वही आपका कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर जो है वो बताता है। माने ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम? शून्यवां नियम जो है वो ये काम करता है। मतलब सी यहाँ पर जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे पूछा जा रहा है अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में। दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंग की बात करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो क्या होती है? संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का आकार जो है, माध्यम का घनत्व, दाब सामान्य अवस्था की तुलना में क्या होते हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। 15 सेकंड में मात्र 5 सेकंड बचे हैं। ये लीजिए, आपका समय बिल्कुल शुरू हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर सही जवाब क्या रहेगा, पहले हम एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे, लॉन्गिट्यूड वेव की बात करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे दोस्तों किसकी होती हैं? आपकी ध्वनि की होती हैं। किसकी होती हैं दोस्तों? आपकी ध्वनि की होती है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व व दाब जो है वो सामान्य अवस्था
की तुलना में कैसा होता है? तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, सामान्य की अवस्था में कम होता है। कैसा होता है? कम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। आपका समय शुरू होता है अब कि रासायनिक तुल्यांक माने कि केमिकल इक्विवेलेंट, जिसको W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में जो है फैराडे का नियतांक मतलब कि F जो है वो कितना होता है। तो आपको ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला है आपके पास में F इक्वल्स टू W/Z। कितना दे रखा है दोस्तों? W/Z। तो यही जो है वो क्या रहेगा, इसका फैराडे का नियतांक है F इक्वल्स टू W/Z। और W जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? केमिकल इक्विवेलेंट माने कि रासायनिक तुल्यांक के नाम से जानते हैं। ठीक है, और Z की बात करते हैं तो रासायनिक तुल्यांक जो है वो आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर सही जवाब होगा F/Z, F इक्वल्स टू W/Z। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि जल वोल्ट तथा मीटर में, देखो फटाफट से आंसर करने हैं और एक बार मैं काम करती हूँ कि घड़ी जी को बिल्कुल बंद कर देते हैं। ये लीजिए, जब जल जो है वो वोल्टामीटर में धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन मुक्त होती है। तो वोल्टामीटर में जब आप धारा प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन जो है वो दोस्तों कहाँ पर मुक्त होगी? हाइड्रोजन की बात करते तो हाइड्रोजन हमेशा पॉजिटिव, मतलब हाइड्रोजन की वैलेंसी अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी? बताओ, पहले तो मुझे ये बताओ। हाइड्रोजन अगर खुद पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव की तरफ जाएगी, और नेगेटिव यहाँ पर कहाँ पर है? तो नेगेटिव यहाँ पर है कैथोड के अंदर, और कैथोड जो है वो बेसिकली क्या होता है? नेगेटिव पाया जाता है। क्लियर है कि नहीं है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? किसकी बात करें दोस्तों? आभासी व सीधा प्रतिबिंब। और आभासी व सीधा प्रतिबिंब एक ही चीज बनाती है, या तो हम बात करते हैं या तो समतल दर्पण। अब समतल दर्पण तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों? लेंस एग्जाम यहाँ पे दिए हुए वैसे तो दर्पण भी दिया है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों क्या चीज रहेगी यहाँ पे। देखिए, उत्तल लेंस सीधा और आभासी बनाता है और उत्तल दर्पण बनाता है, क्योंकि जो काम, सुन लीजिएगा, जो काम दर्पण में किया, मान लो कि अगर उत्तल लेंस जो है दर्पण, जब उत्तल दर्पण था ना, तो वो दर्पण वाला काम जो है वो उल्टा हो जाएगा। मतलब कि अब लेंस के अंदर वो काम कौन करेगा? वो लेंस के अंदर अब जो है वो काम जो है वो अवतल करेगा। मतलब अगर कॉन्वेक्स की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, जो काम कॉन्वेक्स मिरर करता है वो काम जो है वो कॉनकेव लेंस करेगा। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? बी और सी। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, कोई भी, चाहे मैं मिरर की बात कर लूँ, चाहे मैं लेंस की बात कर लूँ, अगर कोई आभासी है, अगर कोई आभासी जो है प्रतिबिंब बनाता है तो वो सीधा बनाएगा। ठीक है, एक तो ये कॉम्बो ध्यान रखना है। और जो है दूसरी चीज की मैं बात करूँ, जो कोई अगर जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, अगर किसी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा ध्यान रखना वो हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा? डी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सुपर कंप्यूटर के लिए जो है शब्द लंबाई की परास जो है वो कितनी होती है? तो सुपर कंप्यूटर के लिए 16 बिट होती है, 32 बिट होती है, या फिर 64 बिट होती है, या फिर 128 बिट होती है। तो यहाँ पर सही जवाब रहेगा दोस्तों 64 बिट। तो अधिकतम लंबाई की अगर मैं परास की बात करती हूँ तो कितनी रहेगी दोस्तों? 64 बिट जो है वो यहाँ पे आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लोएस्ट मेमोरी की बात की जा रही है। मान लें कि सबसे न्यूनतम मेमोरी की साइज जो है वो कितनी होनी चाहिए? मैडम केबी की होती है, या फिर एमबी की होती है, टीबी की होती है, फिर जीबी की होती है? आपको पता है किस किस की बात रहेंगे? तो सबसे कम जो हम बोलते हैं स्पीड की, तो स्पीड में सबसे कम स्पीड क्या होती है? केबी होती है ना, क्योंकि एमबी तो बिल्कुल नहीं होगी, मेगाबाइट नहीं है ना, गीगाबाइट नहीं है, टेराबाइट नहीं है। यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों? केबी यहाँ पर जो है वो आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि सबसे कम, अब इंटरनेट सब चलाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये वाला क्वेश्चन जो है हम लोग किसी भी हालत में गलत जो है वो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि तापमान में जो है समान वृद्धि होने पर तांबा शीशे की तुलना में डैश गुना अधिक जो है वो क्या होता है? फैलता है। तो अगर आप टेम्परेचर अगर आप क्या रखते हैं? इक्वल रखते हैं। टेम्परेचर अगर आप क्या रखते हैं? इक्वल, तो सॉरी ताप में समान वृद्धि कर रहे हो आप। ठीक है, ताप में आप क्या कर रहे हो? समान वृद्धि कर रहे हो। और अगर समान वृद्धि कर रहे हो तो तांबा शीशे की गुना में जो है वो कितना गुना? तो हमेशा ध्यान रखना, कॉपर जो होता है ना वो शीशे की अगर मैं बात करती हूँ कि तुलना में जो है दोस्तों 5 गुना अधिक जो है वो फैलता है। कितने गुना अधिक फैलता है? 5 गुना अधिक फैलता है। तांबा जो है वो शीशे की तुलना में क्या होता है? 5 गुना अधिक फैलता है। और अगर मैं शीशा की बात करूँ, अगर मैं कांच, अच्छा कांच में भी एक बार यहाँ पे देखिए, वो तो शीशा मतलब लेड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कांच की अगर मैं बात करती हूँ दोस्तों, कांच भी ध्यान रखना, कांच जो है वो द्रव है। और वो कैसा द्रव होता है? अति शीतित। ठीक है, तो अतिशीतित द्रव जो है वो आपका
होता है। तभी तो बसों और दरवाजों खिड़कियों के अंदर अगर आप देखो, सरकारी बसों में देखो तो कांच ऊपर से पतले और नीचे से क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। वहां पे शीशा लेड है, यहाँ पर मैं कांच की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगली बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण जो है वो दोस्तों नहीं है। किसकी गुण की बात करें, अम्ल की। भाई अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। और अम्ल जो है वो अनिल, अनिल से अम्ल से अनिल ध्यान रखना, अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल करते हैं, ठीक है। तो अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। पर आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कौन सा गुण नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा गुण नहीं होगा, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। समझ में आ रहा है, तो ये जो है आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसे सुलझाया। देखो फिर बता रही हूँ कि क्लास में बुलेटिन ही क्लास है, तो बुलेटिन की तरह ही क्वेश्चन चलेंगे, फटाफट से एक्सप्रेस की तरह ही क्वेश्चन को दौड़ाया जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल भी ढील जो है वो नहीं दी जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसने सुझाया कि पृथ्वी का दूरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के कारण है, ठीक है। पृथ्वी अगर दूरी के कारण अवस्था बदल रही है तो वो जो है वो किसके कारण जो है यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर ये किसके कारण रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मिलुटिन मिलानकोविच ने इसको बताया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में और पूछे जाने की संभावना है कि किसने बताया कि पृथ्वी की दूरी की अवस्था बदलना, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर अपनी दूरी को बदल रही है तो इसका एकमात्र कारण है वो है जलवायु परिवर्तन। और ये किसने बताया था, मिलुटिन मिलानकोविच ने जो है दोस्तों ये बताया था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण एयर पॉल्यूशन से संबंधित नहीं है। तो मैडम किसकी बात करें, यूट्रोफिकेशन की बात करें, अम्लीय वर्षा की बात करें, स्मॉग की बात करें, या फिर एस्बेस्टोसिस की बात करें। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सही जवाब रहेगा, देखिए एस्बेस्टोसिस जो है वो एयर प्रदूषण के कारण है, अम्लीय वर्षा एयर प्रदूषण के कारण है, स्मॉग ऑब्वियस एयर प्रदूषण के कारण, पर न्यूट्रोफिकेशन की बात करते हैं, न्यूट्रल करने की वो प्रक्रिया तो एयर पोल्यूशन के कारण नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा, न्यूट्रोफिकेशन जो है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी स्पीसीज के वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्टेन होते हैं। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट शेल के अंदर होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। देखो अगर हम इसकी बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, तो इसकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर मैडम 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करती हूँ तो ऑक्सीजन जो है वो 8 नंबर पे आता है और इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या, देखना पड़ेगा। तो मैम आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1s2 2s2 2p6, तो 6 गलत बोल दिया है ना, तो यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे तो 6 हैं। अब बात करते हैं मैम क्लोरीन नेगेटिव। क्लोरीन नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव कब आता है, जब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है। अगर क्लोरीन सिंपल था तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर मैडम 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो मैडम कितने हो गए, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, क्लोरीन नेगेटिव। ऑक्सीजन की बात करते हैं मैडम, ऑक्सीजन के पास में भी 6 थे आउटर मोस्ट शेल के अंदर, ये देखो यहाँ पे 2 4 और 2 6 हो गए ना, पर एक और इलेक्ट्रॉन माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फिर भी मैडम 7 ही रहेंगे, तो सही जवाब क्या हो गया, क्लोरीन माइनस। समझ में आया कि नहीं है, माइनस तब आता है दोस्तों जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, और प्लस कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा। अब बात करें प्लाज्मिड जो होते हैं वो क्या होते हैं। प्लाज्मिड एक प्रकार के सूक्ष्मजीवी होते हैं, या फिर प्लाज्मिड जो है वो विषाणु होते हैं, या फिर अब आपने देखा होगा डीएनए। डीएनए के अंदर क्या होता है दोस्तों, पिरिमिडिन होता है, प्लाज्मिड होता है, और क्या है, जीवाणु में उपस्थित डीएनए। प्लाज्मिड जो है वो क्या है, जीवाणु के अंदर उपस्थित डीएनए। डीएनए का अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए को यहाँ पर कहा जाता है। डीएनए के अंदर प्यूरिन भी होते हैं, पिरिमिडिन्स भी होते हैं, और क्षारक भी होते हैं, जिनको नाइट्रोजन क्षारक भी जो है वो हम कहते हैं। तो पादप कोशिकांग तो बहुत सारे हैं, तो प्लाज्मिड पादप कोशिकांग नहीं होते हैं, है ना, विषाणु नहीं, सूक्ष्मजीव नहीं। अच्छा, पादप कोशिकांग की अगर मैं बात करूँ तो पादप कोशिकांग माने कि सेल ऑर्गन की मैं बात करती हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पाया जाएगा, गोल्जी काय पाया जाएगा। स्पेशल ऑर्गन की बात करती हूँ तो क्या पाया जाएगा, हरित लवक पाया जाएगा, मतलब जिनको प्लास्टिड, जिनको क्या कहा जाता है, प्लास्टिड कहा जाता है, जिसके अंदर भी आपको ध्यान रखना है हरित लवक सबसे ज्यादा पाया जाता है। और प्लांट के अंदर एक और चीज स्पेशल होती है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग सेल वॉल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों, सेल वॉल के नाम से जो है यहाँ पर जाना जाता है। देखिए इसी तरीके से अगर क्वेश्चन करेंगे तो पता भी नहीं लगेगा क्वेश्चंस की स्पीड का, और क्वेश्चन कितनी जल्दी और किस टाइम पे 12 बज जाएगी ये भी नहीं पता लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे प्राचीन जो है वो प्राणी है। सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुराना प्राणी जो है कौन सा है दोस्तों, जो प्रोकैरियोटिक के अंदर आएगा।
प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो पाया जाता है दोस्तों वो सबसे पुराना होता है। मछली प्रोकैरियोटिक में नहीं आती है। प्रोकैरियोटिक मतलब पुराना केंद्रक, तो मछली तो नहीं आती है, डायनासोर नहीं, कौवा नहीं दोस्तों, बैक्टीरिया। अगर जब भी कभी भी जीव की उत्पत्ति हुई होगी तो वहाँ पर सबसे पहले जो एक सेल बनी, जो एक लिविंग सेल बनी, मैं यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ दोस्तों, जो एक लिविंग सेल बनी, और उस लिविंग सेल का नाम क्या था, बैक्टीरिया, और जो कि क्या थे दोस्तों, यूनिसेल्युलर थी। क्या थी, यूनिसेल्युलर थी, माने कि दोस्तों क्या थी, एक कोशिकीय थी। कौन सी थी, एक कोशिकीय थी। कौन हो जाएगी दोस्तों, बैक्टीरिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन की फेफड़े के चारों ओर की एक झिल्ली होती है जिसको हम क्या कहते हैं, देखो दोस्तों ड्यूरामीटर। अगर मैं ड्यूरामीटर की बात करूँ, ड्यूरामीटर की, तो ड्यूरामीटर जो है वो क्या कहलाती है, वो आपकी जो है वो हार्ट ब्रेन की जो है वो क्या कहलाती है, मेम्ब्रेन कहलाती है। क्या कहलाती है, ब्रेन की मेम्ब्रेन जो है वो क्या कहलाती है, आपकी ड्यूरामीटर कहलाती है। ठीक है, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सॉरी है ना, तो पेरिटोनियम, देखो पेरिकार्डियम की बात करते हैं। पेरिकार्डियम आपके ब्रेन की होती है। यहाँ पर क्या रहेगा, फुफ्फुस आवरण। क्या रहेगा, फुफ्फुस आवरण रहेगा। क्या रहेगा, फुफ्फुस आवरण रहेगा। फेफड़ों के बारे में पूछा ना, मुझे लगा लंग्स के बारे में पूछा, वो सॉरी ब्रेन के बारे में पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि व्यक्ति जो मदिरा सेवन करते हैं, मदिरा सेवन करते हैं मतलब कि शराब, किसकी बात की जा रही है दोस्तों, शराब की बात की जा रही है। अब तो उनका यकृत जो है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि अगर अल्कोहल पीते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है वो कौन इफेक्टेड होता है, आपका लीवर इफेक्टेड होता है। कौन होता है, लीवर इफेक्टेड होता है। क्योंकि अगर मैं किसकी बात करती हूँ, मदिरा की, माने कि अल्कोहल की बात करती हूँ। अल्कोहल पीने से जो है बंदा पहले एक बार तो मोटा होगा। मोटा क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों वो फैट उसके अंदर होती है, और वो फैट का पाचन भी आपका कौन करता है, लीवर करता है, और इसीलिए आपका जो है अल्कोहल के टाइम पे लीवर जो है वो सबसे पहले खराब होता है। तो यकृत अधिक ग्लाइकोजन संकृत करता है, बिल्कुल नहीं। यकृत ने ग्लाइकोजन बनाया जरूर है पर वो भेज देता है उसको आगे। यकृत अधिक स्टार्च को संकृत करता है, नहीं। यहाँ पे क्या रहेगा, अधिक वसा को संग्रहित करता है। क्या रहेगा यहाँ पे दोस्तों, क्या रहेगा, डी यहाँ पर जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। क्या करता है दोस्तों, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, फटाफट से आंसर कर दीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि 100 ग्राम वजन की गेंद है, 100 ग्राम वजन की गेंद है, और जो है 70 जो है मीटर ऊंचे भवन के जो है वो शीर्ष पर रखी गई है। कितने, 70 मीटर ऊंचे जो है भवन के शीर्ष पर रखी गई है, और गेंद की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। जबकि यहाँ पे आपको क्या दिया है, जी भी यहाँ पर दिया गया है, और कितना दे रखा है, 10 मीटर प्रति सेकेंड। ये 9 नहीं है, ये जी है। कितना है, 10 मीटर प्रति सेकेंड। वैसे अगर देखा जाए तो कितना होता है, 9.8, बट यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी यहाँ पे आंसर करेंगे कितना, 50 जूल होगा, 70 जूल होगा, 80 जूल होगा, या फिर जो है दोस्तों आपका 60 जूल रहेगा। तो भाई सीधी सी बात है मैडम, 70 मीटर ऊंचे भवन पर रखी गई है ना, पहली चीज तो ये। और कितने दोस्तों, 100 ग्राम की है, 100 ग्राम की है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करें तो कितना हो जाएगा भाई, बता दो भाई फटाफट से, जल्दी से बताओ कितना रहेगा। 50, मैं नहीं बता रही हूँ इसका आंसर। स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा आपको पता है mgh होती है क्या, mgh है ना। तो कितनी देर की, 100 ग्राम, ये कितनी हो गई, 10, और ये कितनी हो गई दोस्तों, हाइट कितनी दे दी है, 70। अब तो मैंने कुछ नहीं करना है, वो ग्राम में लिखा है, उसको आप किस में कन्वर्ट करोगे दोस्तों, आप उसको ग्राम के अलावा किस में कन्वर्ट कर सकते हो, फटाफट से बता दो भाई। किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे, है ना, किस में करोगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, सीधी सीधी पता लग रही है मैडम, कितनी हो जाएगी, 70 जूल। कितनी हो जाएगी, 70 जूल हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आया, बता दो भाई, 1000 से भाग दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कैल्शियम कार्बाइड की बात करें, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने पर बनता है। कैल्शियम कार्बाइड की बात कर रहे हैं, और कैल्शियम कार्बाइड पर अगर आप जल डाल दोगे तो बेसिकली जो है वो क्या बनेगा दोस्तों, इथिलीन। इथिलीन डबल बॉन्ड वाला कार्बन है। इथिलीन जो है वो क्या है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, तो वो तो नहीं होगा। मिथेन एक कार्बन का होता है दोस्तों, एसिटिलीन। किसकी बात करेंगे, एसिटिलीन, जिसको हम ट्रिपल बॉन्ड से जो है इंडिकेट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अल्फा बीटा गामा की वेधन क्षमता का अवरोही क्रम क्या है। क्या बोल रहे हैं, अल्फा बीटा गामा की वेधन क्षमता का अवरोही क्रम पूछ रहे हैं, है ना, अवरोही क्रम पूछ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, किसकी बात कर रहे हैं, पेनेट्रेटिंग पावर की बात करें तो दोस्तों क्या होगी तो देखिए भेदन क्षमता की अगर मैं बात करती हूँ तो गामा सबसे ज़्यादा भेदती है, क्योंकि अल्फा जो है वो सबसे नीचे की तरफ होती है, बीटा थोड़ा उसके ऊपर की तरफ, और गामा सबसे ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो क्या बोल रहे हैं, गामा, बीटा और अल्फा यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है, अल्फा की अगर मैं बात करती हूँ, अल्फा हमेशा पॉजिटिव चार्ज होती है, बीटा हमेशा दोस्तों नेगेटिव चार्ज होती है, और गामा हमेशा कैसी होती है, न्यूट्रल होती है। कैसी होती है, न्यूट्रल माने कि 0 होती है। ठीक है, आंसर आप लोगों को फटाफट से करना है। आखिरी में यहाँ पे कंक्लूजन
मैं कमेंट बॉक्स में लिखूंगी कि किसका क्वेश्चन सही है और किसका क्वेश्चन जो है वो गलत है। और इसके अलावा दोस्तों जो विनर होगा उसका नाम भी जो है हम लोग अनाउंस करेंगे। देखो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए जा रहे हैं जो कि हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जरूरी रहेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, एन की बात कर रहे हैं ना, सोडियम की बात कर रहे हैं जो कि 11 सोडियम 22 की बात कर रहे हैं, है ना। और एक बीटा उत्सर्जन के बाद में क्या बनता है, देखिए दोस्तों अगर बीटा की बात करें तो बीटा आपको पता है कि भाई नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज कब आता है, तो आप ये देख लीजिए सोडियम कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 11 नंबर पे आता है। नेगेटिव चार्ज आ गया इस पे, तो नेगेटिव चार्ज आ गया मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई, है ना। समझो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी तो 11 तो थे और एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी तो कितने हो गए, 12। और 12 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर पाए जाते हैं दोस्तों, मैग्नीशियम के अंदर पाए जाते हैं। 12 इलेक्ट्रॉन किसमें पाए जाते हैं, मैग्नीशियम में पाए जाते हैं। तो बोला जा रहा है कि एक बीटा का अगर इमिशन किया गया तो उसके बाद में कौन सा पदार्थ बनेगा, तो 11 सोडियम है उसमें एक बीटा माने एक नेगेटिव चार्ज आ गया तो मैडम 12 इलेक्ट्रॉन हो गए और 12 इलेक्ट्रॉन किसका होता है, मैग्नीशियम का यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है वो सही कथन है। अब सही बात आपको पता करनी है, फटाफट से बता दीजिए कि अर्धायु काल ताप पर निर्भर करता है दोस्तों, है ना। n/2 की यहाँ पे बात की जा रही है, क्या वो टेम्परेचर पर निर्भर करता है, तो नहीं मैम, यहाँ पे टेम्परेचर पे बिल्कुल निर्भर नहीं करता है। अब बोल रहे हैं कि बीटा कण परमाणु में नाभिक से निकलते हैं, तो मैंने क्या बोला, बीटा पर नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन आप त्याग करोगे, जब किसी चीज का त्याग करते हो। एक सेकेंड, अच्छा बीटा कण बोले, ओके ओके, रेस की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, बीटा कण की बात कर रहे हैं। और बीटा कण जो है वो परमाणु के नाभिक से निकलते हैं। किसकी बात करें, परमाणु के नाभिक से निकलते हैं। अगला बोल रहे हैं अल्फा कणों की गति जो है सबसे कम होती है, या फिर बोल रहे हैं कि गामा किरणें जो है वो चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होती है। और सही बात जो है वो आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है, तो क्या रहेगा दोस्तों, देखिए बात कर रहे हैं कि अल्फा कणों की गतिज ऊर्जा की नहीं बात करेंगे यहाँ पे कि गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है, ये नहीं बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। पहली चीज तो ये चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित हो जाती है, ये भी नहीं बोल रहे हैं कैसे होगी, जबकि गामा किरणें न्यूट्रल होती हैं, जबकि गामा किरणें शून्य होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित कैसे हो सकते हैं, कोई ना कोई चार्ज होना जरूरी है उसमें चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होने के लिए, तो है ना। अब बोल रहे हैं, अब सही जवाब क्या हुआ कि बीटा कण जो है परमाणु के नाभिक से निकलते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए चाहे बीटा हो, चाहे अल्फा हो, चाहे गामा हो, मैडम नाभिक से ही निकलते हैं। जैसे कि आपने रदरफोर्ड के नियम के अंदर देखा था, अल्फा बीटा अल्फा रेस थी, हीलियम के नाभिक के कणों के अल्फा, हीलियम के नाभिक के अल्फा कण उन्होंने लिए थे। तो ये अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, ये सब नाभिक से ही निकलते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका बी जो है वो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ये ट्रांसफॉर्मर के किसकी बात करें, कॉइल की बात करें, मोटे तार के बने हों, तो पहली बात तो ट्रांसफॉर्मर के कॉइल जो है वो मोटे तार के बने होते हैं। तो बेसिकली जो है यहाँ पे क्या देखा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो फटाफट से आंसर कर दीजिए कि ट्रांसफार्मर के अगर कॉइल जो है वो मोटे तार के बने हो तो वो क्या होगा। देखो अगर तार के बने हो, मोटे तार के बने होंगे तो क्षति ज्यादा होगी। देख लेते हैं, भंवरधारियां क्षति अधिक होंगी ऐसा नहीं है, फ्लक्स कम रिसा होगा ऐसा नहीं है, ताम्र शक्ति कम होगी, ताम्र शक्ति बच्चे बढ़ेगी, है ना। क्या हो जाएगा, अगर मोटे बने हुए हैं तो क्या हो जाएगा, ताम्र शक्ति यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो क्या रहेगा यहाँ पे, सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन बंध विद्यमान है। हाइड्रोजन बंध हमेशा ध्यान रखना, अगर आप हाइड्रोजन बंध की बात करते हो या फिर आप हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हो, इनको डैश 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 से इंडिकेट किया जाता है। सिर्फ तीन तत्व जो है मेनली जो है वो क्या करते हैं, तीन एलिमेंट जो है दोस्तों वो मेनली जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जिसके अंदर आता है फोन। फोन का मतलब हो गया फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्या हो गया दोस्तों, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और अगर मैं फ्लोरीन की बात करती हूँ तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही होंगे। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, इन तीनों के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जस्ट लाइक मैं बात करती हूँ एच के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। जैसे कि बात करूँ H2O, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। जैसे कि मैं बात करती हूँ N2O, तो यहाँ पर भी सॉरी जैसे कि मैंने बोला NH3, तो NH3 बोला तो यहाँ पर भी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए Cl दे रखा है मैडम, अधिक विद्युत ऋणी बोला है ना मैंने, तो ब्रोमीन भी अधिक विद्युत ऋणी नहीं होता, आयोडीन भी नहीं होता है, पर फ्लोरीन जो है वो पूरी पीरियडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो फ्लोरीन है, उसके बाद में ऑक्सीजन है और उसके बाद में दोस्तों कौन सा होता है, नाइट्रोजन होता है। दैट्स वाई वी कैन से कि HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। हालांकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो H2O के अंदर देखो हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना ही रहे, और हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में जो है वो कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड माने कि सह संयोजक बंध भी बनाते हैं। कौन सा बंध बनाते हैं दोस्तों, कोवैलेंट बॉन्ड माने कि सह संयोजक बंध भी यहाँ पर बनाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको चीजें जो हैं वो समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अभी क्या, देखो दोस्तों आंसर आपको फटाफट से करना है। और क्या हम लोग इतने लोग मिलकर इसको 50 प्लस नहीं कर सकते, कितने दिन हो गए यार, 5 दिन हो गए, 5 दिन हो गए क्लास लेते हुए, और आज 5वां दिन है और 5वें दिन में 50 प्लस तो बनता है नहीं बनता क्या, बनता है तो एक बार कर दीजिए। देखिए
11 तारीख की क्या बोलते हैं 11 बजे हम लोग स्टार्ट किए हैं और 11 से 12 हम लोग क्लास लेते हैं, डेली लेते हैं, दिन में भी लेते हैं 11 से 12 और रात में भी लेते हैं। ठीक है, तो इतना तो बनता है 5वां दिन 50 प्लस। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अभी करिए H2O की बात करते हैं, HCl है ना। अब देखिए HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, H3O प्लस बनाएंगे और Cl माइनस बनाएंगे। जल का आचरण मतलब बिहेवियर जो है वो कैसा होगा बच्चे। H3O की भी मैं बात करूँ अगर, तो H3O के अंदर देखो H3O है, H3O है तो हम इसके अंदर से क्या निकालने वाले हैं, हम इसके अंदर H2O निकालने वाले हैं। H2O निकालेंगे अगर और प्लस बोला है तो दोस्तों देखिए यहाँ पे H2O निकालेंगे तो एक आयन निकलेगा। ठीक है, और देखिए जहाँ पर हम बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन क्या होगा, तो यहाँ पर ये कैसा बिहेव करेंगे, जब भी ऐसा बिहेव करते हैं, क्योंकि एक हाइड्रोजन ज़्यादा आ गया तो आपने बोला H3O है ना, तो एक हाइड्रोजन निकल गया है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना ये भस्म जैसा व्यवहार जो है वो प्रदर्शित करते हैं। किसकी तरह का, जल अपघटन करवाया, सॉरी जल का आचरण, वाटर का आचरण जो है वो कैसा होगा दोस्तों, भस्म जैसा हो जाएगा। क्योंकि देखो जो H प्लस त्यागते हैं जो तो अम्ल कहलाते हैं, और जो H प्लस ग्रहण करते हैं, और इसने H2O के ने क्या किया, हाइड्रोजन को H प्लस को ग्रहण किया, और H प्लस को ग्रहण करके इसने क्या बनाया, H3O प्लस बनाया। तो हाइड्रोजन को ग्रहण करना, H प्लस आयन को ग्रहण कर जो करते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं दोस्तों, क्षार कहलाते हैं। क्षार माने भस्म। ठीक है, और जो H प्लस आयन को त्यागते हैं, और जो H प्लस आयन को त्यागते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, एसिड कहते हैं। तो H2O जो था इसने H प्लस आयन अगर ग्रहण किया तो वो क्या बनाएगा मैडम, वो भस्म बनाएगा। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर जो है वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन की, प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो किसके अंदर पाया जाता है। प्रकीर्णन की बात करते हैं किसकी, वो भी प्रकाश की है ना। प्रकीर्णन की बात करते हैं, स्कैटरिंग की बात करते हैं। प्रकीर्णन का मतलब हो गया दोस्तों फैलना। क्या हो गया, फैलना। तो देखिए विद्युत अपघटन के अंदर तो नहीं फैलेगा, अपवहन के नहीं फैलेगा, इलेक्ट्रोफ्लेंटिंग के अंदर नहीं फैलेगा। कोलाइड विलयन, कोलाइड विलयन वो कोलाइड कण जो है या फिर कोलाइड सॉल्यूशन की बात करूं तो वो सॉल्यूशन होते हैं जिसके अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल पाए जाते हैं जो आपको खुली आंखों से तो नहीं दिखाई देंगे, पर इतने छोटे होते हैं कि आप फिल्टर पेपर से जब उन्हें छानेंगे तो वो जो है अलग निकल कर आ जाएंगे। तो बेसिकली ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे हैं कि आप नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, बट अगर आप किससे सूक्ष्मदर्शी से देख रहे हैं तो आप उसे देखे जा सकते हैं। तो वो जो है वो प्रकीर्णित करते हैं। कौन होते हैं दोस्तों, कोलाइड कण होते हैं। अब पूछा जा रहा है कि अल्कोहल का विकर्णी संबंध जो है वो दोस्तों किससे है। अल्कोहल की बात करते हैं, सॉरी एल्यूमिनियम की। तो देखो आपको पता है बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बैंगन, आलू, गाजर, बोरोन जो है वो 5 नंबर पे आ रहा है। चौथे नंबर पे कौन आता है, बेटा मांगे कार स्कूटर। तो कैसा रहेगा, ये बेटा जो है वो कहाँ पर लिखा आएगा, है ना। तो यहाँ देखिए बेरिलियम का बोरोन से विकर्णी संबंध है और मैग्नीशियम का दोस्तों एल्यूमिनियम, अरे यार एल्यूमिनियम का विकर्णी संबंध है ना। एक सेकंड रुको। तो यहाँ पर देखिए बेटा है ना, तो बेटा मांगे कार स्कूटर, सॉरी है ना। तो इसका क्रमांक ये भी जो है वो कौन से, ये दूसरे आवर्त का तत्व है, ये तीसरे आवर्त का तत्व है। तो ये यहाँ पर विकर्णी संबंध दर्शा रहे हैं और यहाँ पे विकर्णी संबंध दर्शा रहे हैं। बेरिलियम से जो है वो विकर्णी संबंध दर्शाते हैं। और विकर्णी संबंध दर्शाने वाले जो यौगिक होते हैं या फिर मैं कहूँगी जो एलिमेंट होते हैं वो बेसिकली जो है वो दोस्तों कैसे होते हैं, उनके गुण जो है वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बेरिलियम के गुण जो है वो एल्यूमिनियम के गुण जैसे ही है, मतलब कि इक्वल है। तो लिथियम से तो नहीं दर्शाएगा, कार्बन से और सिलिकॉन से भी यहाँ पे नहीं दर्शाएगा। विकर्ण संबंध का मतलब हो गया क्रॉस आप अगर आप करते हैं तो वो एक जैसे पाए जाएं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किसकी बात की जा रही है, एक डाटाबेस से डाटा प्राप्त करने के लिए क्या बोला जा रहा है, एक डाटाबेस से डाटा प्राप्त करने के लिए जो है वो निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। जब भी आप डाटाबेस से डाटा प्राप्त करते हैं तो ASP.NET से नहीं करेंगे, आप किससे करेंगे, SQL, जावा से भी नहीं करते हैं, SQL से करते हैं, C+ से भी नहीं करते हैं। तो जब डाटा किस लैंग्वेज से निकालते हैं तो SQL से जो है यहाँ पे लैंग्वेज से जो है वो निकाला जाता है। अब बोला जा रहा है एक माने कि साइन वेव की बात की जा रही है। RMS मान जो है वो किसके बराबर होता है। अब ये रटना हो तो रट लेना, पढ़ना हो तो पढ़ लेना। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एक साइन वेव का मान जो है वो बेसिकली दोस्तों किसके बराबर होता है। तो एक साइन वेव का मान जो है वो 0.707 जो है इसका मैक्सिमम मान है। साइन वेव की बात करते हैं जिसका RMS मान की बात करें तो 0.707 जो है वो इसका अधिकतम मान होता है। देखो अगर सोचो कि आज की क्लास अगर नहीं लिए होते तो क्या ये क्वेश्चंस तुम लोग कर पाते, क्या ये क्वेश्चंस तुम
तुम सही कर पाते? अगर ऐसा है तो देखो बता दो, है ना। तो क्लास लेनी इसलिए ज़रूरी होती है कि आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख कर ही जाते हैं। रेगुलरिटी रखोगे तो दोस्तों चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी, बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चनों के आंसर कर पाएंगे, क्योंकि मैं कुछ टाइम बाद में क्वेश्चंस को रिवाइज करती हूँ। जस्ट लाइक आज की क्लास में एक रिपीटेबल क्वेश्चन था, जो कि कौन सा था आपका, ये एल्यूमिनियम वाला। पता होगा आप लोगों को पढ़ाया था मैंने। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन इसीलिए लाए जाते हैं ताकि आप कितना पढ़ पा रहे हैं उन चीज़ों का पता जो है वो आप लोगों को लग सके। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिनेप्सिस जो है वो संग्रहित होती हैं। तो सिनेप्सिस की बात कर रहे हैं, किसकी बात करें? सिनेप्सिस जो है वो संग्रहित होती हैं तो उत्तेजक रसायन से, अवरोधक रसायन से, चालक रसायन से, तीनों से, मतलब कि हम कह सकते हैं उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी जो है वो त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है, मतलब कि आपकी स्किन के अंदर जो पिगमेंट होता है वो उसका जो है वो कारक जो है वो कौन सी बनती है। तो नाम से लिखा जा रहा है, किसकी बात करें? फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया आपका एक यूरिन या फिर मैं कहूँगी एक्सटर्नल एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड जो है वो रोग है, तो ये तो नहीं होगा। फिर बात कर रहे हैं किसकी? अल्बिनिज्म, जिसको हम वर्णकहीनता कहते हैं। कलर की बात करें तो पिगमेंट हमेशा हर चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? एल्बिनिज्म हो जाएगा। ठीक है, हाइपरलिन तो नहीं होगा, हायरलिन तो नहीं होगा, और सिकल सेल एनीमिया तो बिल्कुल नहीं होगा। सिकल सेल एनीमिया आप लोगों को पता है कि अगर क्रोमोसोम का काउंट जो है वो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर अगर बदल जाती है, दैट्स वाई हम सिकल सेल एनीमिया सिकल सेल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पे ऑल्बिनिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है वर्णकहीनता, मतलब पिगमेंट ही नहीं है, और पिगमेंट नहीं है तो ऑब्वियस नहीं हो पाएगा। कैसे हो पाएगा? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए टाइम का पता ही नहीं लगता है, तो यही होती है तरीके से पढ़ने वाली पढ़ाई की निशानी। अगला क्वेश्चन है राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो क्या होते हैं? तो राइबोसोम क्या होते हैं दोस्तों? ऑक्सीसोम को राइबोसोम कहते हैं, माइक्रोसोम होते हैं, डिक्टियोसोम होते हैं, फिर राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन। तो राइबोसोम को जो है हम लोग बेसिकली क्या कह सकते हैं? राइबोसोम जो है, देखिए आपको बात करूँ, अगर आरएनए आरएनए है तो इसको राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। ठीक है, अगर एमआरएनए है तो मैसेंजर आरएनए कहा जाता है, और टीआरएनए है तो दोस्तों ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है। आरएनए बेसिकली जो है वो दोस्तों क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। और राइबोसोम के अंदर भी बेसिकली होते क्या है? आरएनए होते हैं। और राइबोसोमल आरएनए है, मतलब राइबोसोमल आरएनए, तो बेसिकली ये प्रोटीन बना रहे हैं तो ये भी प्रोटीन बनाएंगे। और ये राइबोसोम किसके ऊपर लगे होते हैं दोस्तों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लगे होते हैं, माने कि अंतःपृथ्वी जालिका पे लगे होते हैं। और अंतःपृथ्वी जालिका में लगे होने के कारण ये भी जो है दोस्तों क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे दोस्तों? राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन जो है वो कहलाते हैं। क्या कहते हैं इनको? राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्रेसर एलिमेंट। ट्रेसर एलिमेंट जो है वो कौन से एलिमेंट होते हैं, इसके बारे में बात की जा रही है। तो दोस्तों लघु तत्व होते हैं, दीर्घ तत्व होते हैं, रेडियो आइसोटोप होते हैं, या फिर जो है विटामिन। लघु तत्व और दीर्घ तत्व जैसा कुछ नहीं है ना। यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों? रेडियो आइसोटोप जो है, जिसको हम लोग किसकी बात करें? ट्रांसफर एलिमेंट की बात करें, या फिर ट्रांसफर एलिमेंट कहते हैं, ट्रेसर एलिमेंट भी बोल सकते हैं। तो रेडियो आइसोटोप जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला बोला जा रहा है किसके बारे में? क्वांटासोम के बारे में। तो क्वांटासोम जो है वो पाए जाते हैं, किसके कारण पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वांटासोम जो है वो क्या है? क्रिस्टी की सतह पर पाए जाते हैं। क्वांटासोम दोस्तों क्रिस्टी की सतह पर नहीं पाए जाते हैं। क्रिस्टी क्या है? क्रिस्टी जो है वो माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाती है। माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फिंगर लूम लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। ये जो माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसको हमने क्रिस्टी कहा है। इस क्रिस्टी पर छोटे छोटे कण होते हैं, और इन कणों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इन कणों को हम लोग ऑक्सीसोम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ऑक्सीसोम के नाम से जानते हैं। तो क्रिस्टी तो नहीं होगी। फिर बात करते हैं प्लाज्मा झिल्ली की। तो दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली जो है उनको हम लोग जो है कि सतह पर जो पाए जाते हैं उनको हम क्वांटाकम कहते हैं, तो बिल्कुल नहीं कहते हैं दोस्तों। सतह पर नहीं पाए जाते हैं। और केंद्रीय झिल्ली की बात करें तो केंद्रीय झिल्ली भी नहीं होगा। थैलेकोइड की सतह पर क्या पाए जाते हैं? थाइलेकोइड जो कि कहाँ पर है? थाइलेकोइड के अंदर क्या होता है दोस्तों? आपका क्लोरोफिल होता है। क्या होता है आपका? क्लोरोफिल होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हरित लवक कहते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो थाइलेकोइड की सतह पर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं दोस्तों? क्वांटासोम पाए जाते हैं। सोम माने कण हो गए हैं, है ना। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फटाफट से आंसर करेंगे। देखिए आज स्पीड थोड़ी सी कम इसीलिए है। ये देखिए अपने जो माइक जी हैं, है ना, अपने जो स्पीकर जी हैं, ये भी बेचारे
गिर जाते हैं, ठीक है। पर कोई बात नहीं, हम लोग जो है ना रुकेंगे कभी, ना थकेंगे कभी। और चलो, आज तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए हैं, ये गलत बात है दोस्तों, थोड़ा सा शेयर करना बनता है, क्योंकि देखिए बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, एक एक स्टूडेंट से क्लास बनती है। और इसके अलावा जो है जैसे जैसे तुम आते जाओगे, जितने ज़्यादा तुम लोग आते जाओगे, उसी के हिसाब से जो है हम भी जो है, हमारा परिवार भी बढ़ता जाएगा। और जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में, है ना। तो ये भी आप लोगों को थोड़ा सा करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट जो है वो उत्पन्न करता है। अब तापीय अपघटन के अनुसार जो है अमोनियम नाइट्रेट जो है वो क्या उत्पन्न करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फटाफट से बता दीजिए, अमोनियम नाइट्रेट जो है वो उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अमोनियम नाइट्रेट, भाई अमोनिया की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अमोनियम नाइट्रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अमोनियम नाइट्रेट N2 नहीं उत्पन्न करेंगे, NH3NO नहीं दोस्तों, यहाँ पे रहेगा N2 और H2O जो है वो उत्पन्न करते हैं। कैंसर का कारक जो है वो दोस्तों क्या होती है, पराबैंगनी किरणें होती हैं, एक्सरेज होती हैं, निकोटीन होता है, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो बिल्कुल बेसिक सी बात है कि अगर आप किसकी बात करते हैं, किसकी बात करें, कैंसर जनक की बात करें, कैंसर किससे कारण हो सकता है, कैंसर बेसिकली जो होता है दोस्तों, आपकी सेल का जो है वो मैक्सिमम डिवीजन होने लगता है, सेल का मैक्सिमम डिवीजन होता है, जिसे सेल डिवीजन कहते हैं। और सेल डिवीजन होने के कारण जो है वो क्या होता है, आपका कैंसर होता है। अब कैंसर जो है वो एक्स विकिरण भी है, पराबैंगनी विकिरण भी है, निकोटीन भी है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कैंसर जो है वो बेसिकली सभी के कारण होता है, एक्सरेज हो जाएगा, पराबैंगनी किरणें हो जाएगी, निकोटीन हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो किसी के कारण भी आपकी सेल जो है वो क्या होने लगती है, डिवाइड होने लगती है। और अगर सेल डिवाइड हो रही है तो बेसिकली हम इसको क्या कहते हैं, जो है सेल डिवीजन कहते हैं। अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन की बात करूँ, अगर हमारी बॉडी के अंदर अगर सेल डिवीजन की बात करूँ, तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे अगर मैं बात करती हूँ ल्यूकेमिया की, किसकी मैं बात कर रही हूँ दोस्तों, ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया की बात करती हूँ, ल्यूकेमिया जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। और अगर ब्लड कैंसर की बात करती हूँ, ल्यूकेमिया में भी अगर ब्लड कैंसर की बात करते हो तो दोस्तों किसके कारण होता है, आपको पता है कि आरबीसी और प्लेटलेट्स, है ना, आरबीसी और प्लेटलेट्स के कारण कभी भी आपका जो है वो कैंसर नहीं होता है। बेसिकली कैंसर जो है वो किसके कारण होता है दोस्तों, आपका डब्ल्यूबीसी के कारण होता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो है वो सेल डिवीजन करती है। और जिसके कारण, क्योंकि डब्ल्यूबीसी कहाँ पर पाई जाएंगी, व्हाइट ब्लड सेल आपके ब्लड में पाई जाएंगी, तो ब्लड में पाई जाएंगी, जिसके कारण आपका क्या होता है, आपका जो है वो ब्लड कैंसर जो है वो कॉज होता है। क्योंकि डब्ल्यूबीसी की अगर संख्या बढ़ जाती है तो आपका ल्यूकेमिया माने कि आपका ब्लड कैंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक जो है भास्मिक ऑक्साइड कौन से है, बेसिक ऑक्साइड जो है वो दोस्तों कौन से होते हैं। फटाफट से आंसर करेंगे कि मैम सबसे ज़्यादा बेसिक ऑक्साइड जो है वो कौन से हैं, जल्दी से बताइए। भास्मिक मतलब कि बेसिडिक, तो देखिए B2 की बात करें अगर, तो दोस्तों ये जो है ये आपका भस्म नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो मोर जो है वो क्या होती है, हमेशा ध्यान रखना, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं ना, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, है ना, वो हमेशा जो है वो कैसी प्रकृति के होते हैं दोस्तों, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। मतलब कि कैसे होते हैं दोस्तों, बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो देखिए क्षार, अब देखिए सबसे ज़्यादा धातु कौन सी है यहाँ पे, सल्फर। दोस्तों सल्फर तो अधातु के अंदर आ रही है। नाइट्रोजन की बात करते हैं मैडम, अधातु के अंदर आ रही है। बोरोन की बात करते हैं, बोरोन। और अगर पोटेशियम की बात करें तो आपको पता है कि बहेलिना की, तो ये तो सबसे ज्यादा मोर जो है ये क्या है, मोर जो है मेटेलिक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, K2O के ऑक्साइड, क्योंकि हमेशा धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड जो है वो बेसिडिक प्रकृति के होते हैं, वो सॉरी एसिड प्रकृति के होते हैं। क्षारीय प्रकृति के धातुओं के हैं और अम्लीय प्रकृति के जो है वो अम्ल के ऑक्साइड जो है वो होते हैं। अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन की निम्नलिखित में से कौन सी गैसें जो है वो वैश्विक तापन में जो है वो योगदान देती है, कौन सी गैसें जो है वो वैश्विक तापन में योगदान देती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए आंसर कर दीजिए भाई, कौन सी गैसें रहेंगी। तो देखिए भाई, जलवाष्प सबसे ज़्यादा अगर ग्लोबल वार्मिंग की बात करती हूँ, या फिर अगर मैं ग्लोबल वार्मिंग की बात करती हूँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करती हूँ, तो सबसे ज़्यादा अगर हार्मफुल है तो वो होती है आपकी जलवाष्प, माने कि क्या किसकी बात करें, H2O इन गैस, है ना। ये सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि ये इसका कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है, ये पूरा एक परत बना लेती है जिससे जो है वो गैसेस जो है वो वापस नहीं जा पाती है। तो ये तो सबसे ज़्यादा होगी, है ना। नाइट्रोजन ऑक्साइड भी इसका रीज़न होता है, मीथेन गैस भी बेसिकली इसका रीजन होता है, और HFCS, मतलब कि HFCS क्यों बोला, CFCS तो सुना था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, है ना। बिल्कुल क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, पर आजकल जो AC वगैरह चलते हैं, जो आप AC वगैरह यूज करते हैं, जो नए वाले AC आ गए हैं, है ना,
उन एसी के अंदर बेसिकली क्या होता है, क्लोरीन की जगह, क्योंकि क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन यही तो होता है ना, तो क्लोरीन की जगह जो है, क्लोरीन तो होता ही है पर साथ में जो है वो क्या होता है दोस्तों, आपका हाइड्रोजन डाल दिया गया। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ऑल ऑफ दीज जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। HFCS का मतलब समझ में आ गया। एसी के अंदर क्या किया है, आप जो एसी आपके जितने भी रेफ्रिजरेटर्स वगैरह हैं उनके अंदर पहले CFC यूज करते थे, क्लोरीन बहुत ज्यादा हार्मफुल होती थी, तो क्लोरीन को थोड़ा कम कर दिया, हाइड्रोजन को थोड़ा ज्यादा कर दिया। हार्म तो कर रही हैं पर उतना नहीं कर रही हैं, पर कर तो रही हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस जो है वो आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कार्टिनेजा प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है, किसकी बात करें, कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है वो किसके संबंधित है दोस्तों, जैव सुरक्षा से संबंधित है, प्रदूषण से नहीं, ऑक्सीजन से नहीं और जलवायु परिवर्तन से नहीं। मैं फिर कह रही हूँ कि ये क्लास अगर नहीं लेते हो, नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, वो उनसे रह जाओगे दोस्तों। तो रात में ये कैप्सूल लेके सोया करो ताकि सुबह जो है चीज़ें अच्छे से याद रहें, है ना। सामान्य आंख के लिए जो है वो सामंजस्य क्षमता कौन सी है, डजंट मैटर कि आपको क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कोई मैटर नहीं कर रहा है कि आपको क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे कोई नहीं देख रहा है आपको, है ना। बस आपको थोड़ा सा इतना सा ध्यान रखना है कि आपको नए क्वेश्चन सीखने को मिल रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और धीरे धीरे जब रेगुलरिटी रख लोगे ना तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो आसान हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 4 डायफ्टर होगा। सामान्य आग के लिए सामंजस्य क्षमता, जिसको हम किसकी बात करते हैं, एकोमोडेशन पावर की बात करते हैं, ठीक है। OR गेट का जो है बुलियन माने व्यंजक जो है वो कितना होता है, OR गेट का जो व्यंजक होता है दोस्तों वो कितना होता है, A+B टू वाई। अगली बात कर रहे हैं, 1 फैराडे जो है वो दोस्तों किसके बराबर होता है, तो 1 फैराडे जो है वो किसके कूलाम के बराबर होगा, कितना होगा, 500। ठीक है, ये तो याद रखने वाली बात है, इसमें कोई जो है वो नहीं है कि भाई कैसे याद करें। तने में जो है किसकी बात करें, फोटोट्रॉपिक, किसकी बात करें, फोटो और ट्रॉपिज्म किस कारण से होता है, तो तने के अंदर ऑक्सीजन के कारण होता है फोटोट्रॉपिज्म, या फिर जिब्रेलिन के कारण में होता है, साइनोकाइनिन के कारण होता है, या फिर एब्सिसिक एसिड के कारण होता है। तो आपको ध्यान रखना, जो आपका ग्रोथ हार्मोन है जिसको हम ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं, वही जो है वो फोटोट्रॉपिज्म का कारण होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। अगला बात करें, वसा का पाचन जो है वो कौन करता है, वसा माने की मल्टीफिकेशन ऑफ फैट, तो मैम क्या करेगा, पैंक्रियास करेगा, बाइल जूस करेगा। तो दोस्तों आपका बाइल जूस जो होता है, आपका बाइल जूस जो होता है वो कहाँ से रिलीज होता है, आपका बाइल जूस जो है वो आपके लीवर से रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है, लीवर से रिलीज होता है ना। पैंक्रियास तो नहीं होगा, क्योंकि पैंक्रियास तो जो है वो बाइल जूस रिलीज नहीं कर रहा है, वो तो आपकी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्लैंड्स का जो है वो हार्मोन्स को सिक्रेट कर रहा है, एंजाइम्स को सिक्रेट कर रहा है। एंडोक्राइन की बात करते हैं जिसे अंतःस्रावी कोशिका कहते हैं, और अगर मैं बात करती हूँ किसकी, एक्सोक्राइन की, तो जिसे बहिर्स्रावी कोशिका कहते हैं। गैस्ट्रिन तो बिल्कुल नहीं होगा। तो बाइल जूस जो है वो क्या करता है, क्योंकि बाइल जूस जो है स्पेशल प्रकार का जूस है जो कि मल्टीफिकेशन ऑफ फैट करता है, जिसको लीवर ने बनाया है। और कहाँ पर दोस्तों, आपके जो है वो हरित लवक के आपके पित्ताशय के अंदर वो डाल देता है, ठीक है। ब्लैडर के अंदर जो है वो बाद में स्टोरेज कर लिया जाता है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। लीवर के पास में एक स्पेशल प्रकार की सेल भी प्रेजेंट होती है, लीवर के पास में एक स्पेशल प्रकार की सेल भी प्रेजेंट होती है, और उस सेल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको हम कूफर सेल के नाम से जानते हैं। और ये कूफर सेल भी जो है वो बेसिकली क्या करती हैं, बनी ही है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के लिए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि साधारण जो है वो स्थायी उत्तक जो है वो कितने प्रकार होते हैं। स्थायी उत्तक की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें, परमानेंट टिश्यू की बात करें। किसकी बात करें, परमानेंट टिश्यू की। देखिए परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ना आपके, वो किससे मिलकर बने होते हैं, जो आपके ग्रोथ टिश्यू होते हैं। सुनिएगा, जो आपके ग्रोथ टिश्यू होते हैं, जो आपके ग्रोथ टिश्यू होते हैं जो लगातार डिवीजन करते हैं, जब ये ग्रोथ टिश्यू जो है वो क्या हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो ये आगे चलकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा जो है वो आपके परमानेंट टिश्यू होते हैं। फिर से समझ लीजिएगा, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा जो है वो आपके परमानेंट टिश्यू होते हैं। दैट्स मीन कि यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर सही जवाब रहेगा। पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, मेरिस्टम नहीं होगा, कैम्पियन नहीं होगा, और यहाँ पर क्या नहीं होगा, फ्लोएम नहीं होगा। दोस्तों फ्लोएम जो है वो आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। क्या है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। टिश्यू होते हैं एक प्रकार के, जो कि क्या है, एक तो होते हैं स्टेबल, अनस्टेबल, जो ग्रोथ करते रहते हैं, जिसमें एपिकल टिश्यू आ जाता है ना, या फिर पार्श्व जो तक होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 3 प्रकार के तो आपके कौन से होते हैं, 3 प्रकार के टिश्यू तो आपके जो है स्थायी होते हैं। और अगर मैं बात करती हूँ कौन से, और अगर मैं बात करती हूँ 3 प्रकार के अस्थायी होते हैं, और 2 प्रकार के सरल स्थायी जटिल उत्तक होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो कौन से होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कि वक्र की बात करेंगे, वक्र के द्वारा कौन सा हार्मोन जो है वो स्त्रावित किया जाता है। वक्र की बात करें मतलब कि दोस्तों किसकी बात की जा रही है, किडनी की बात की जा रही है। और किडनी के द्वारा जो है वो कौन सा हार्मोन जो है वो सीक्रेट किया जाता है, ये भी आपसे पूछा
जा रहा है। तो किडनी से कौन सा हार्मोन जो है वो सीक्रेट होता है, किडनी, जो कि आपकी जिसके अंदर आपका जो है क्या पाया जाता है, नेफ्रॉन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नेफ्रॉन भी पाया जाता है। और देखो गैस्ट्रिन किडनी नहीं करेगी, सिक्रेटिन किडनी नहीं करेगी, एल्डोस्टेरोन नहीं करेगी, पर एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो है वो आपकी किडनी के द्वारा सीक्रेट होता है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हार्मोन की। इसके अलावा आपकी किडनी के ऊपर दोस्तों एंडो कौन सी, आपकी एड्रिनल ग्लैंड भी होती है। एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन हार्मोन सीक्रेट करेगी, एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करेगी और कॉर्टिसोल हार्मोन का सीक्रेशन करेगी। डू और डॉय हार्मोन की बात करते हैं, करो या मरो हार्मोन की बात करते हैं तो आपका एल्डोस्टेरोन हो जाएगा। और अगर जीवन रक्षक की बात करते हैं तो दोस्तों वो आपका कॉर्टिसोल हार्मोन हो जाएगा। ठीक है, ये रिवीजन के लिए है, पढ़ लीजिएगा और आंसर कर दीजिएगा। इंडोर वायु प्रदूषण का जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण, मतलब कि अगर आप अंदर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो आपका सर्वाधिक वायु का प्रदूषक कौन सा होगा दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड से भी बड़ा जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषक जो होगा वो रेडॉन गैस से होगा। किससे होगा दोस्तों, रेडॉन गैस से होगा। अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन की पाचन में मदद करने के लिए फटाफट से आंसर करने तुमको, और अगर नींद आ रही तो नींद को उड़ा लो, क्योंकि देखो टाइम का पता ही नहीं लगा है। मात्र 10 मिनट और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में मस्त सोना, पर 10 मिनट पढ़ के सो, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड जो है वो पाया जाता है। तो दोस्तों मदद करने के लिए शरीर के अंदर आपका बोरिक एसिड नहीं होगा, एसिटिक एसिड नहीं होगा, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों, HCl के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक टीबी, एक टेराबाइट के अंदर जो है वो कितने जीबी होते हैं, कितने गीगाबाइट होते हैं। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जितना भी तुम लोग वो लेकर आते हो अपना, क्या बोलते हैं उसको, अरे बाबा क्या बोलते हैं उसको, हार्ड डिस्क वगैरह लेकर आते हो तो उसमें आप लोगों को पता होगा मैडम 1024 कितना होता है, 1024 जो है वो क्या होता है, एक टीबी के अंदर जो है जीबी होते हैं। तो सोच रहे हो आप कितना ज़्यादा हो जाएगा, 192 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस का ताप जो है वो किसके बराबर होगा। तो इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला था F-32/9 इक्वल्स टू कार्बन अपॉन 5, ठीक है, सॉरी डिग्री सेल्सियस अपॉन 5। तो ये वाला आपके पास में फॉर्मूला था, इसको सॉल्व करोगे तो देखो 152 - 32/9 कर लेना और इधर डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, है ना, या फिर अगर जो भी करोगे तो कर लो फटाफट से मैडम। 32 इधर 120 बच गया, 120 बट्टे कितना हो गया, 9 हो गया, इक्वल टू डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 हो गया। ठीक है, तो अब आंसर कर सकते हो 12 12 24 36 44 55 60, 12 पंजे कितना होता है भाई साहब 60 होता है कि नहीं होता, पर भाग थोड़े ना दोगे भाई, यहाँ पे देख लो भाई, देख लो कितना रहेगा, आंसर करो भाई कितना आ जाएगा भाई, फटाफट से आंसर करेंगे कि मैम कितना आएगा। तो लमसम ये पहुंचेगा 66.69 है ना, 67। अब देखो ये न्यूमेरिकल तुम कर सकते हो, ये मैं नहीं करवाऊंगी, मैथमेटिक्स जो है मैथमेटिक्स वाले सर से पूछो। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, F-32/9 इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस अपॉन 5। एफ की जगह 152 रख दिया, डिग्री सेल्सियस मान ज्ञात करना है, कितना आ जाएगा 66.67 आ जाएगा, आराम से कर सकते हो। किसकी बात करें, जाइरोट्रॉन। जाइरोट्रॉन जो है वो दोस्तों क्या होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है। तो कैंसर की अवधि, कैंसर की औषधि है, रैखिक पुंज निर्वाक, रैखिक पुंज जो है निर्वात नलिका है। इसकी बात करें, जाइरोट्रॉन की बात करें, अत्याधुनिक जो है वो मिसाइल तकनीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखना क्या रहेगा, रेखिक पुंज निर्वात नलिका होती है, कौन सी दोस्तों, जाइरोट्रॉन। क्या होती है, रेखिक पुंज निर्वात नलिका जो है वो कौन सी होती है, जाइरोट्रॉन होती है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को जो है किस में बदल देता है। देखो सुन लो, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। इलेक्ट्रिक अगर मैं बात करती हूँ तो विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है दोस्तों, ऊष्मा ऊर्जा में, और ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है तो उसको क्या कहा जाता है, ये आपसे जो है वो पूछा जा रहा है। तो विद्युत ऊर्जा को अगर ऊष्मा ऊर्जा में बदल देगा तो दोस्तों वो कौन सा है, तो विद्युत वाहक बल नहीं, उसको कहते हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस कहते हैं, आर कहते हैं। प्रतिरोध क्या है, देखो एक सड़क है, अब एक सड़क के अंदर जो है या तो सड़क सीधी होगी, तो जैसे सड़क सीधी होगी तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन बहुत तेज हम लोग गति से आ रहे होंगे, और गति से आ रहे होंगे तो एक्सीडेंट होने के भी चांस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए एक्सीडेंट से बचने के लिए हमारे पास क्या बनाए गए, सड़क में जगह जगह स्पीड ब्रेकर लगाए गए। क्या लगाया गया, स्पीड ब्रेकर, ताकि बंदा अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सके। वैसे ही कोई वायर है तो वायर के अंदर भी जगह जगह क्या लगा होता है दोस्तों, रेजिस्टेंस लगा होता है, माने कि प्रतिरोध लगा होता है। जो करंट आता है वो करंट जो है वो क्या हो जाए, वो जगह जगह पे स्पीड अपनी कम कर लेता है, ताकि शॉर्ट सर्किट के चांस जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो यहाँ पर सही जवाब क्या रहेगा, प्रतिरोध यहाँ पर जो है जो दोस्तों सही जवाब रहेगा। अब बात करें, एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग जो है वो किया जाता है। क्या बोल रहे हैं, एक बिट डाटा के संग्रह के लिए जो है वो किसका प्रयोग किया जाता है, रजिस्टर का किया जाता है, फ्लिप फ्लॉप का किया जाता है, किसका किया जाता है दोस्तों, वेक्टर का किया जाता है, या फिर एनकोडर। तो बेसिकली बोल रहे हैं डाटा के संग्रह के लिए हम लोग किस सर्किट का प्रयोग करते हैं, फ्लिप फ्लॉप सर्किट का जो है वो क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन फटाफट समाप्ति की ओर है, और आपको पता भी नहीं लगा
कितनी फास्ट तरीके से जो है वो आपके क्या हो गए, क्वेश्चंस हो गए हैं। अब बात करें सूक्ष्मदर्शी के अधिक अभिदृष्टक की जो है फोकस दूरी जो है वो कितनी होती है, तो देखो क्या बोल रहे हैं, सूक्ष्मदर्शी से ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी जो है वो क्या होती है, नेत्रिका की फोकस दूरी से कम होती है। ध्यान रखना, नेत्रिका की फोकस दूरी से कम होती है। और अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जिससे जो है वो क्या हो जाए दोस्तों, आकार जो है अक्षरों का आकार जो है वो छोटा दिखाई दे, वो लेंस कौन सा होता है। तो देखो अक्षरों का आकार अगर छोटे दिखाई देने की ही बात है तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि मैडम अक्षरों का आकार छोटा कब दिखाई देगा, जब वो अक्षर जो है वो किस में हो। अब जैसे कि मैं हूँ, मेरे को रियल देखो मेरे आंखों पे जो लेंस लगा है वो कौन सा है, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करो, मेरी आंखों पे जो है वो कौन सा लेंस लगा है दोस्तों, अवतल लेंस लगा है। मतलब कि मैं किसकी बात कर सकती हूँ, कॉनकेव लेंस की बात कर सकती हूँ। अब देखो मैं जब चश्मा, देखो मैंने इतने बड़े बड़े हैं ना, अब जब मैं अक्षर मुझे बड़े बड़े दिख रहे हैं, पर जब जैसे ही मैं अपने ग्लासेस को पहनूंगी, जैसे ही मैं अपने किसको पहनूंगी, अपना चश्मा पहनूंगी, तो मुझे ये अक्षर जो है वो छोटे दिखाई देने लग जाएंगे। छोटे क्यों दिखाई देने लग जाएंगे, क्योंकि मेरे पास जो मेरे को जो प्रॉब्लम है वो कौन सी है दोस्तों, निकटवर्ती दोष। अब देखो ये मेरे को इतने बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, पर जैसे ही मैंने चश्मा पहना ना ये छोटे हो जाएंगे। निकटवर्ती दोष है मतलब कि मेरे को क्या है दोस्तों, मायोपिया है। क्या है दोस्तों, मायोपिया है। पहली चीज तो ये मायोपिया है, मतलब मुझे दूर का साफ नहीं दिखेगा, ठीक है। और दूर का साफ नहीं दिखेगा मतलब कि मेरे को कौन सा लेंस चाहिए, मेरे को अवतल लेंस चाहिए। बट अवतल लेंस की दिक्कत है कि रियल जो इमेज होती है उससे जो है वो छोटी इमेज बनाती है। मतलब मैं एक्चुअली में जो है तुम्हें एक्चुअली में तुम जो जैसे तुम्हारा कमेंट है या फिर जैसा ये शब्द का साइज है उससे एक्चुअली कम ही मिलेंगे। मतलब कि मेरे पास कौन सा लेंस है, मेरे पास जो है वो कौन सा है दोस्तों, अवतल लेंस है। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से आज की क्लास के आपके 60 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। पर ये दोस्तों एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना उसकी मैं बात करूंगी। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप लोग जो है वो टाइम पे आया करो। और दूसरी चीज़ की यार 11 बजे अपनी क्लास स्टार्ट हो जाती है, 1 घंटा ही पढ़ना पड़ता है ना, तो वो पढ़ लिया करो। जब मैं भी 11 बजे पढ़ा सकती हूँ तो आप तो बिल्कुल पढ़ा ही सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि नहीं सर, पढ़ सकते हैं। जल्दी से बता दीजिए फटाफट से कि उम्मीद कर रही हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों जो विजेता होगा, मैं देख रही हूँ, जो विजेता होगा उसको बिल्कुल जो है वो वीकेंड पे आपको कुछ ना कुछ सरप्राइज मिलने वाला है। पहली चीज़ तो ये। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मॉर्निंग में 11 बजे भी अपनी क्लास होती है जो कि थियरी बेसिस्ड होती है। बढ़िया क्वेश्चन होते हैं और इस बार मैंने क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कम कर देना है ना, क्योंकि आज दिन की क्लास में मुझे पता लग गया कि कोई ना कोई गड़बड़ तो आप लोगों के साथ हो रही है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो है आप लोगों को रहेगी जो कि आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ की मैं बात करती हूँ दोस्तों, ये जो क्लास होती है वो अपनी 11 PM पे होती है। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, एनी टाइप ऑफ एग्जाम, चाहे आप स्टेट का दे रहे हो, चाहे आप सेंट्रल का दे रहे हो, चाहे आप रेलवे दे रहे हो, सबके लिए जो है ये पैरेलल का जो है इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो ये सारी बात है। उम्मीद करती हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर प्लीज़ कर दिया करो दोस्तों। और जैसा कि मैंने कहा है कि हम लोगों को यहाँ पे जो है वो अर्धशतक बनाना है, तो हम बिल्कुल रात को 12 बजे जो है अर्धशतक बना सकते हैं। इसी के साथ ही थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी और क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, क्योंकि काफ़ी सारे मॉडरेट और बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाए गए थे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।